Yes, ma'am. Please start. Yes, good afternoon all participants. जहाँ से हमारा जो पार्ट छूटा था हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। आज उसका हम लोग पूरा जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाइपोथेसिस क्या है ये पहले देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। However, we may not use hypothesis for all type of research. यानी साइंस में बहुत बार हाइपोथेसिस नहीं लिया जाता, वो assumption होता है, बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च इट इज एसेंशियल। तो जो भी हमारे कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की जो रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस एसेंशियल है। तो व्हाट इज हाइपोथेसिस फॉर्मेशन? हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन टू बी टेस्टेड। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो भी अभी टेस्ट होने का है। अ प्रपोजिशन व्हिच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन वैलिडिटी एंड इज useful for further research. Provisional central idea which becomes the basis of fruitful investigation is known as working hypothesis. Working hypothesis या alternative hypothesis से कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एक बार चैट कर दीजिए। यस मैडम, यस मैडम। हाँ, तो एक सेंट्रल आइडिया हमको हमारे जो हमारा टॉपिक रहता है उसमें से लेकर उसका हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड. In its most elementary stage, the hypothesis may be very hunch, guess, imaginative data, which become द बेसिस फॉर एक्शन और इन्वेस्टिगेशन। हमारा जो रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे या एक्शन करेंगे उसका एक बेसिस बनेगा। शुरू में ही एक गेसी होता है या इमेजिनेटिव डेटा होता है। मेरे ख्याल से मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया था, तो थोड़ा आगे चलते हैं कि हाइपोथेसिस गिव्स अस गाइडलाइन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसकी बेसिस पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे वो हाइपोथेसिस या अजम्पशन के बिना कर ही नहीं सकते, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Thus, hypothesis is an assumption which can put to test to Hello, decide madam? its validity. Yes. मॅडम, हा मॅडम थोडंसं स्लो घेता का मॅडम? थोडंसं. मला काय वाटतं हे होऊन गेलेलं आहे आपलं, म्हणून मी थोडं फास्ट हो. घेते. ठीक आहे मॅडम, ठीक. हो. हा, आणि याच्यातनं तुम्हाला तुमची जी ऑनलाईन टेस्ट असेल आहे याच्यातनंच तुम्हाला साधारणतः पॉइंट्स मिळतील. त्याच्यामुळे हे थोडे थोडे लिहून घ्या की हायपोथेसिस गिव्स अस गाइडलाइन फॉर इन्व्हेस्टिगेशन. हायपोथेसिस इज एन assumption which can put to test to decide its validity. तो उस एक assumption है जिसका हम लोग वैलिडिटी करेंगे, वैलिडिटी टेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जो अपने लिंगे सर है उन्होंने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी इसके बारे में बताया होगा, जो हाइपोथेसिस में बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपोथेसिस is the initial idea of starting point. It is often blurred or general. It requires refining before research hypothesis can be generated. Refinement of the initial idea is based on search on relevant literature, जो हम लोग सेकंड चैप्टर में करते हैं। इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमिना, जो भी एक घटना घटी हुई है या जो प्रसंग हम लोग वहां पे रिसर्च में ले रहे हैं या जो प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं उसका एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन हमने किया हुआ रहता है और उसी के बेसिस पे हम लोग हाइपोथेसिस ले सकते हैं। नैरो एंड फॉर्मलाइज्ड इनिशियल आइडिया कन्वर्ट इन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज हाइपोथेसिस। जो ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च टॉपिक लेने के पहले एक ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, एक पायलट स्टडी हम लोग करते हैं और उसके बिना पर ही हम लोग जो हमारा रिसर्च टॉपिक है वो डिसाइड करते हैं या रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो हमने लिया हुआ है इससे रिलेवेंट लिटरेचर पढ़ के और एक ऑब्जर्वेशन करके ये हाइपोथेसिस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। A good hypothesis is it should be stated in brief and in definite terms, should be testable, and the relationship between variables should reflect the theory or literature that it is based on.
जिसके ऊपर हमारा पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, ये हमने हमारे हाइपोथेसिस के टेस्ट करके हमको बताना है कि हमने ये वेरिएबल्स लिए थे, ये इंडिपेंडेंट थे, ये डिपेंडेंट थे, और ये हमारा टेस्ट हुआ है, और इसकी बेसिस पर हमने ये कंक्लूजन निकाले हैं। अगर इस टाइप का अपना रिसर्च होता है तो ही उसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं, और इसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। So hypothesis must fulfill two requirements. Hypothesis must produce a possible solution to the problem, and very important, it must be possible to test. बहुत बार हमने देखा है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते हैं कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं, उनको जो डेटा मिलता है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं पाई चार्ट में या बार चार्ट में, और फिर कहते हैं कि ये हमको डेटा मिला, इसके बेसिस पर हमने हमारा हाइपोथेसिस प्रूव कर दिया है। तो ये रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ ऐसी टेस्ट लगानी पड़ती है हाइपोथेसिस को, जो आपका जो हाइपोथेसिस है उसका सॉल्यूशन या प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे बता रहे हैं कि ये परसेंटेज हमको मिले हैं, इसका मीन वैल्यू ये निकला है, या स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकला है, इसका रिग्रेशन एनालिसिस ये हुआ है, इसका एनोवा टेस्ट हमने ऐसे किया है, और ये जो हमको क्वांट दिख रहे हैं इसके आधार पर हमने ये जो सॉल्यूशन से या कंक्लूजन से ये निकाले हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। The first step to identify a test implication from the hypothesis, that is the question, are there any effects that the possible to observe and that would occur in the hypothesis is true, should be answered. यानी हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, इसका आंसर हमें देना ही है, और इसके लिए एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। The observable effects are called test implications from the hypothesis. और हमारा हाइपोथेसिस है, हमको बताता है कि कौन सी टेस्ट यहाँ पे लगने वाली है। अगर हमारा कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है तो कोरिलेशन या रिग्रेशन एनालिसिस लगेगा। अगर हमारा जो है क्रिटिकल एनालिसिस है तो वहां पे हम स्क्यूनेस निकालेंगे या कास्पर टेस्ट करेंगे। तो जो भी हम लोग वहां पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे वो हमारा हाइपोथेसिस ही हमें बताएगा कि कौन सी टेस्ट वहां पे लगने वाली है। Test implication is theoretically deducted from the hypothesis and expected to the present in a certain case. Then the case is produced, and if the test implication cannot be observed, the hypothesis must be false. यानी अगर कोई भी टेस्ट अपने हाइपोथेसिस को हम लोग लगा नहीं पा रहे हैं तो हमारा हाइपोथेसिस या तो गलत हो गया है या हमने वो गलत ले ही लिया है। इसलिए हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। सो फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस देखेंगे हम लोग कि कौन से फॉर्म होते हैं। जिस टाइप का हमारा स्टडी होता है उस टाइप से हमारे हाइपोथेसिस भी होते हैं। जैसे कि टिपिकली फ्रेज्ड होता है इफ एंड देन स्टेटमेंट। इफ अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। इफ एंड देन अगर सेंटेंस में है तो उसको हम लोग कोरिलेशनल रिसर्च में, सम हाइपोथेसिस में सिंपली डिस्क्राइब हाउ टू थिंग्स में बी रिलेटेड, उसको हम लोग कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। सेकेंडली, रिलेशन of one variable causes a change in other variable, that is causal relationship. ये भी हमें हमारा हाइपोथेसिस ही बताता है कि causal relationship है तो वहां पे कौन सा टेस्ट लेना चाहिए, कोरिलेशनल है तो कौन सा लेना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर। कंसेप्ट उसकी क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। डेफिनेशन शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड। डेफिनेशन शुड बी इजीली कम्युनिकेबल। A hypothesis must have observed references. Variables in the hypothesis must have experimental possibilities. A hypothesis must be special. A hypothesis should be related to available research techniques. A hypothesis should be related to body of the theory. जो हमारा रिसर्च की पूरी हमने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है उससे ही रिलेटेड हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए। अब उसकी कैटेगरी देखते हैं। नल हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन के बेसिस पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
डायरेक्शन के बेसिस पे डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड डेरिवेशंस के इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ऐसे उसके कैटेगरीज है, एक एक को देखते हैं. The hypothesis in the proposition formulated to explain observed facts or conditions in order to guide the investigation further. It can be either research hypothesis, जिसको हम लोग alternative hypothesis कहते हैं, या null hypothesis, जिसको हम statistical या scientific hypothesis कहते हैं. अब इसका फर्क मैंने जो ऑडियो बताया था उसमें भी डाला था, अभी यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि वर्किंग हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और नल हाइपोथेसिस उसे कहते हैं कि जिसके आधार पर हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं. तो जब आप अपना प्रेजेंटेशन करोगे, अगर आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया है तो सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही प्रेजेंट करेंगे, आप नल हाइपोथेसिस उसमें नहीं डालेंगे. अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हर एक हाइपोथेसिस का टेस्टिंग बताते समय अलग अलग लेना पड़ेगा. और वहां पे आपको जैसे H1 है आपने लिया हुआ है, उसके नीचे आप HO लिखेंगे और वो उसको नल में कन्वर्ट करोगे अल्टरनेटिव को, और फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके नॉर्मली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है. अगर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये यहाँ पे डिस्प्रूव होता है. तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हम प्रेजेंट करेंगे या दिखाएंगे तब ही हम नल हाइपोथेसिस वहां पे दिखाएंगे. नॉर्मल प्रेजेंटेशन चल रहा है और रिसर्च मेथोडोलॉजी आप दिखा रहे हो, तब वहां पे सिर्फ रिसर्च हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी H1, H2, H3 ऐसे ही आप दिखाएंगे, वहां पे नल हाइपोथेसिस नहीं दिखाएंगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? चार्ट चाहिए मुझे. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस HO करके लिखते हैं, referred to as hypothesis of no difference, show no different relationship between the variables we want to study. यानी हम लोग अगर दिखाना चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे से ऑप्शन में नहीं आते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, ऐसे अगर हमको दिखाना है तो ही नल हाइपोथेसिस वहां पे लेना है. may act as starting point and as benchmark against which the researcher will measure the actual outcome of the study. Once the researcher has collected the data, it represents statement of equality. उस इक्वालिटी का स्टेटमेंट दिखाता है कि दोनों जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं है. इसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं. तो इसका बहुत रॉन्ग मीनिंग हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए साइंटिफिक रिसर्च की जो वैल्यू है वो हम लोग कम कर देते हैं. तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे रहना है कि नल हाइपोथेसिस अगर लेना है तो वो एक ही होगा, क्योंकि वो सब वेरिएबल्स में इक्वालिटी दिखाता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक ही रहता है. जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं तो HA या H1 उसको कहेंगे, और वो जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स को हम लोग दर्शाते हैं, इसलिए वो एक से ज्यादा हो सकते हैं. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है ये देखते हैं. रिलेशनशिप इज ऑलवेज पॉजिटिव, present alternative to null hypothesis. It represents statement of inequality. Research hypothesis may be directional or non-directional. Directional reflects a difference between group, and the difference are specified. Non-directional reflects a difference between group, but the direction of the difference is not specified. अब अल्टरनेटिव के जो दो ऑप्शन है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल. जो डायरेक्शनल है वो तो डिफरेंस बताता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है. जैसे जो डिमांड एंड प्राइस है, तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है. ये अगर वहां उसका हम लोग डिफरेंस बता रहे हैं कि देयर इज कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, इसे अगर हम लोग बता रहे हैं तो क्या है, कितना अगर 10% डिमांड प्राइस बढ़ती है तो 10% डिमांड बढ़ रही है क्या, ये उसको हम लोग अगर डायरेक्शन दे रहे हैं और स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये होगा डायरेक्शनल. एंड नॉन डायरेक्शनल हम लोग उसका डायरेक्शन तो वहां पे दे रहे हैं लेकिन उसका डिफरेंस नहीं बता रहे, तो उसको नॉन डायरेक्शनल कहेंगे. सो यहाँ पे दिया हुआ है, the hypothesis use so called comparison terms such as greater,
less, better, worse, then it is called a directional hypothesis. In the directional, it is directional because it is predict that there will be a difference between two groups and it is specifies how the two groups will differ. कितना डिफर है, ग्रेटर है, लेसर है, बेटर है, वर्स है, इसे हम लोग अगर वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे. When the hypothesis simply predicts that there will be difference between the two groups, but then it is a non-directional hypothesis because it predicts that there will be difference but does not specify how the groups will differ. Hence, simply based on the wordings of the hypothesis, we can tell the difference between directional and non-directional. समझ में आ गया? Is it clear? ओके, आगे चलते हैं. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. अब सिंपल हाइपोथेसिस ये सब मैं आपके ऑनलाइन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के थोड़ी हिंट आपको दे रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए. सिंपल हाइपोथेसिस या यूनिवेराइट हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? स्टेट्स एन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल. एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग अगर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो उसे सिंपल हाइपोथेसिस, यूनिवेराइट हाइपोथेसिस कहते हैं. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस या मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर हम एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन या रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो उसको सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं. अगर हम दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस या मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस कहते हैं. इसको एक क्लियर आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें 100% आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा. सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस आगे जाके देखते हैं. हमारे बहुत से जो थेसिस होते हैं या सोशल साइंसेस के जो रिसर्च होते हैं वो डिडक्टिव हाइपोथेसिस होते हैं और साइंसेस के जो होते हैं वो इंडक्टिव होते हैं, ये ध्यान में रखना है. सो इंडक्टिव हाइपोथेसिस में क्या है? पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका एक पैटर्न हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पैटर्न से पूरा चल रहा है. फिर वो पैटर्न से हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर हम लोग उसका एक अजम्पशन बनाते हैं और फिर उसके ऊपर सैम्पलिंग के द्वारा हम लोग पूरा सर्च करके या एक्सपेरिमेंट करके उसमें उसको थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं. तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है? पहले ऑब्जर्वेशन, देन उसका पैटर्न, देन उस हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इनटू हाइपोथेसिस कन्वर्टेड इनटू द थ्योरीज. डिडक्टिव में क्या है? तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं. हम लोग देखो पूरा क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं. लिटरेचर रिव्यू से हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं. फिर वो हमने जो हाइपोथेसिस लिया है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर वो ऑब्जर्वेशन हर एक टेक्निक, कुछ जो टेक्निक है, क्वेश्चन आर डिजाइनिंग है, इंटरव्यूज है, ऑब्जर्वेशन से, ये सब हमारे जो टेक्निक्स है उसको यूज करके हम लोग हमारे जो हाइपोथेसिस है उसको कंफर्म करते हैं. डिडक्टिव में थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन ये मेथड होती है. तो इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरी, ये यहाँ पे पूरा जो पैटर्न होता है या उसकी सिस्टम होती है ये ऐसी होती है. गेटिंग इट? ओके, आपके चार्ट नहीं आ रहे तो वेरिएबल्स देखते हैं. अभी हमें इतने पूरा परसों भी मैंने जो बात करी उसमें भी और आज भी मैं बात कर रही हूँ उसमें भी वेरिएबल्स की बहुत ज्यादा बात होती है. तो वेरिएबल्स क्या है? एनी फैक्टर that take on different values is a scientific variable and influences the outcome of research. Example, gender, color, category, weight, time, etc. ये हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं. अब वेरिएबल्स की भी दो टाइप है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड. ऐसे तीन मैं हमेशा बोल रही हूँ. तो कैटेगरिकल उसमें है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अब देखते हैं एक एक क्या है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्या है. दोज वेरिएबल कॉजेस और इन्फ्लुएंसेस द आउटकम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. जिसका परिणाम दूसरे के ऊपर हो रहा है उसे हम इंडिपेंडेंट कहेंगे और जिसके ऊपर उसका परिणाम हो रहा है उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे. Those variable researcher does not want to change during the course of experiment is called controlled variable. जो हम उसको हाथ भी नहीं लगा रहे, उसको हम लोग देख भी नहीं रहे, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे उसको कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कहेंगे.
कैटेगरिकल, जिसको हम लोग एक कैटेगरी में किसी का माइक चालू है, प्लीज म्यूट करेंगे, जिसका वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, रेंज उसकी हम लोग जैसे एक डिस्क्रीट कर सकते हैं, उसको डिस्क्रीट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैटेगरिकल वेरिएबल्स। उसमें मेल फीमेल ब्लैक वाइट ऐसे उसको, क्योंकि हम उसकी क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहे, हम उसको एक कैटेगरी में डाल रहे हैं। लेकिन जिसकी क्वांटिटी मेजर हो सकती है उसकी डिग्री या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम लोग कर सकते हैं, उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव जिसपे क्वांट है हाइट वेट सैलरी, इसको हम लोग संख्या में जैसे वहां पे दे सकते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव कहेंगे। जो संख्या में नहीं ले लाइक हेल्पफुल अट्रैक्टिव सेटिस्फाइड, जैसे सेटिस्फेक्शन का अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आएगा। सो हम लोग एक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का एग्जांपल लेते हैं कि एक जनरल आइडिया, एक जो प्रॉब्लम की आइडिया है, इंटरेस्ट है, वो वहां पे लगेंगे। जैसे मेरा इंटरेस्ट का आइडिया है कि इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज एफिशिएंसी, जैसे आपका ये ट्रेनिंग हो रहा है तो आपकी एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा। देन आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या है? द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी मोर नैरोली डिफाइंड, मोर स्पेसिफिक देन द जनरल रिसर्च टॉपिक। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज एफिशिएंसी, कि एम्प्लॉइज या जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उसको फॉर्म कर दिया कि डज ट्रेनिंग इम्प्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि उनकी वर्कर्स की एफिशिएंसी यहाँ पे ट्रेनिंग इम्प्रूव करता है क्या। फिर उसके एक डेफिनेशन मैंने वहां पे बना दी कि द रिसर्चर्स इन द कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट। मेरा कंट्रोल एरिया कौन सा हो गया? फिर जो एम्प्लॉयज है जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है वो मेरा कंट्रोल एरिया हो गया, और उनको द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? वर्कर्स एफिशिएंसी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? ट्रेनिंग। सो इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स। अब मैंने उसको और फॉर्मुलेट किया। किसी का तो भी ये चालू है, मुझे यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। उसका फॉर्मुलेट करेंगे, ट्रेनिंग में इम्प्रूव द वर्कर्स एफिशिएंसी। यस, हमने उसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया और उसको एक हाइपोथेसिस में फॉर्मेट करने की कोशिश की। ट्रेनिंग में इम्प्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी। देन हमने उसको इफ एंड देन वाले सेंटेंस में डाल दिया, लाइक इफ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द वर्कर एफिशिएंसी देन कंपनी हु गिव्स ट्रेनिंग इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए, एफिशिएंसी, वर्कर्स एफिशिएंसी एंड कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। और यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा है? वर्कर्स एफिशिएंसी एंड कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। और इंडिपेंडेंट कौन सा है? ट्रेनिंग। सो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स ले लिए ट्रेनिंग। अगर हमने ट्रेनिंग दी वर्कर्स को तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो हमारे कंपैरिजन के लिए हमको वर्कर्स एफिशिएंसी और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके क्वांट्स मिलेंगे, और उसका हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस कर सकेंगे। तो जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं तभी हमारा यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होगा ये डिसाइड हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इफ देन हाइपोथेसिस कंसिडर्ड द मोस्ट यूजफुल। वेरीफाई दैट द हाइपोथेसिस इंक्लूड अ सब्जेक्ट ग्रुप। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप क्या है? जो ट्रीटमेंट और एक्सपोजर इज इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंट। A treatment is literally what is being done in subject group. In this example, the treatment is training of the employees. Prepare for an outcome measure, which is measurement concerned with how the treatment is going to be assessed. हम जैसे मैंने अभी बताया कि हम ये कैसे असेस करेंगे, तो उसका कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे। So outcome measured in this example that frequency of training to develop employees efficiency, क्योंकि हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, और फ्रीक्वेंसी अगर हमको मिलती है तो उसका कोरिलेशन हम इजीली कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड योर कंट्रोल ग्रुप। अब यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप कौन सा है? कंट्रोल ग्रुप है नॉन ट्रेंड एम्प्लॉइज, क्योंकि जो ट्रेंड एम्प्लॉइज है उनसे हम लोग कंपेयर करेंगे नॉन ट्रेंड एम्प्लॉइज को।
ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या हो गया? दोज कंपनीज गिव्स ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स, इम्प्रूव्स देयर वर्कर्स एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक दो डिपेंडेंट ऐसे वेरिएबल्स हो गए हैं, और इसको हमने कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब ये दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है, डिफाइन द प्रॉब्लम इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ। ऐसा अगर हमको प्रॉब्लम हमको समझ में आ गया तो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। देखो लंग कैंसर कहाँ से है? लिटरेचर रिव्यू से आया, क्योंकि स्मोकिंग का हेल्थ पे क्या असर होता है इसके ऊपर हमने जब लिटरेचर रिव्यू किया तब हमें पता एक वेरिएबल मिला जो तो मैम आवाज ब्रेक होता है तुमचा। हॅलो हॅलो, आवाज ब्रेक होतो आता मॅम. येतोय? आता येतोय? यस हा. हा. पुन्हा एकदा सांगते. देखिए हमने ये प्रॉब्लम ले लिया कि इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ क्या होता है। फिर हमने लिटरेचर रिव्यू किया, तब हमको पता चला कि स्मोकिंग से लंग्स कैंसर हो सकता है। फिर हमने उसका क्वेश्चन बना दिया, डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। फिर उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में डाल दिया, स्मोकिंग में कॉज लंग कैंसर। फिर उसको एक फाइनलाइज किया इफ एंड देन में कि इफ स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर देन अ पर्सन हु स्मोक्स रेगुलरली हैव मोर चांस टू डेवलप दिस डिसीज। फिर हमने ट्रीटमेंट फॉर एक्सपोजर, यहाँ पे एक्सपोजर हो गया स्मोक और स्मोकिंग, देन उसके आउटकम मेजर्स करें हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकर्स, देन कंट्रोल ग्रुप हमने यहाँ पे मेजर किया जो है नॉन स्मोकर्स। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। ठीक है, इफ देन में उसको कन्वर्ट करने के बाद एक फाइनल स्टेटमेंट आपको बनाना है। ठीक है, सो हाइपोथेसिस कैन बी एडजस्टेड, refined, changed as more information is gathered, but before the actual experiment or study started, जिनकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है वो अगर गलत दिशा में है तो अभी भी आपको स्कोप है, आप हाइपोथेसिस को रिफाइन करके तो अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकते हो। सो डू नॉट बायस्ड अबाउट द असम्पशन। बहुत बार हम लोग हाइपोथेसिस लेते हैं और उसको हमारे असम्पशन में डालने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक स्टूडेंट था और उसने हाइपोथेसिस ले लिया कि 7 times 13 is 28। तो उसके गाइड ने बोला कि नहीं नहीं तुमने कुछ तो भी गलत किया है, वो ये प्रूव नहीं हो सकता। तो बोला कि नहीं नहीं मेरे पास ऐसा डेटा है कि ये प्रूव हो ही सकता है। तो बोले ठीक है, आप उसका मल्टीप्लीकेशन करके दिखाइए मेरे को, कि 7 into 13 आप करके दिखाइए। तो उसने 7 into 13 किया, वहां पे 13 into 17 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, टोटल हो गया 28। देखिए मेरा 28 हो गया। वो बोले कि नहीं नहीं कुछ तो भी गलत है, आप एक काम करिए, आप 21 को 7 से डिवाइड करिए। तो उसने वहां पे ये कर दिया, कुछ तो भी यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो उसने कर दिया कि 7 1 जा 7, देखिए 28 से 7 गए, 1 आ गया, ऊपर से 2 ले लिए, 7 3 जा 21, यहाँ पे 0 हो गया। देखिए 7 times 13 is 28। तो फिर से वो उसके गाइड बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ तो भी गलत हो गया, आप उसको एक वहां पे ये करके प्लस कर दीजिए। तो 7 times 13 लिखता है, और वहां पे भी उसने वो कैलकुलेशन करता है 3 6 9 12 18 13 21 22 23 24 25 26 28 7 28। देखिए मेरा 28 हो गया। तो हम लोग बहुत बार ऐसे ही करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस होता है उसको प्रूव करने के लिए बहुत गलत तरीके से हम लोग वहां पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर देते हैं, क्योंकि जो क्वांट हमें मिलते हैं या हमको जो क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है उसको कैसे यूज करना है ये हमारे हाथ में है। तो हम लोग बहुत बार ऐसे करते समय हमारा स्टैटिस्टिक्स को एकदम बिगाड़ देते हैं, इधर का माल उधर कर देते हैं और पूरा वहां पे हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए प्रैक्टिकल फ्रेम ऑफ हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, डू नॉट डू स्मॉल पायलट स्टडी बिफोर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन।
अगर गलत नहीं होना आपको लगता है तो उसका एक पायलट स्टडी कर लीजिए. डू रिव्यू ऑफ लिटरेचर बिफोर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. टेक ओनली 2 or 3 hypotheses. Hypothesis is a statement, so write in inverted commas. If there are more than one hypothesis, write its plural form as hypothesis. If your hypothesis is alternative, do not write its null form in research methodology. Use it in only statistical analysis. Take only one analysis in research work. So, pilot study क्या है? Pilot study means study of the research field to find out the facts of research problem. A good research should be definite, help in achieving optimum objectivity, reliability, and validity through pilot study. Pilot study should made before define the research problem. So, thank you. ये अपना यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया. यहाँ पे किसी को क्वेश्चन पूछने हैं? किसी को क्वेश्चंस है? हेलो पार्टिसिपेंट्स, आपको डाउट्स क्लियर कर लीजिए. सेमिनार के वक्त कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए. कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले. मैडम नेक्स्ट रिसर्च डिझाईन घेताय? हो. येस मॅम. हे ओपन होत आहे तोपर्यंत मी एक छोटीशी गोष्ट घेऊन घेते. येस प्लीज. देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम लोग बहुत बार हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं. तो एक स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो बताना. ये एक एनर्जाइजर है मेरी तरफ से फिर से आपको. देखिए, ये गुरुकुल है और गुरुकुल में जैसे अपना ये रिसर्च प्री पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा है, वहां पे भी एक ज्ञान का पूरा एक यज्ञ जिसको हम लोग कहेंगे वो चालू रहता है. और जो गुरुजी है वो अपने शिष्यों को अपना ज्ञान देते रहते हैं. वो बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा उनके पास ऐसी एक विद्या है कि सभी शिष्यों को लग रहा है कि इनकी विद्या मुझे ही मिलनी चाहिए. तो सब शिष्य उनसे आके प्रार्थना करते हैं कि सर गुरुजी, आपके पास जो एक अलौकिक विद्या है वो हमें प्रदान कर दीजिए. तो जो हर एक गुरु को लगता है कि जो मेरे पास जो ज्ञान है वो ऐसे मेरे किसी शिष्य को दूं जो सही में क्वालिफाइड हो, सही में उसी का अच्छा उपयोग कर सके और आगे आगे उसको बढ़ा सके. तो हमेशा हर गुरु ये सोचते रहता है. तो ये भी सोचने लगे कि मैं ऐसे कौन से मेरे शिष्य को दूं, क्योंकि सभी क्वालिफाइड है, सभी सेम है और सभी को पढ़ने की और शिक्षा प्राप्त करने की बहुत लालसा है. तो ऐसे कौन से शिष्य को मैं दूं, वो सोचते हैं. फिर उनके मन में एक विचार आता है. वो सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह हम लोग एक पर्यटन में जाएंगे और पर्यटन के लिए जो भी सामान लगता है वो सब आप इकट्ठा कर लीजिए. उसको एक जो एक गठोड़ा जिसको बोलते हैं हम, गठड़ी में बांध लीजिए है, गठरी में बांध दीजिए और मेरी जो खोली है, मेरी जो कक्षा है उसके सामने आप लाके रख दीजिए. तो सब लोग ऐसे ही करते हैं. जो भी आवश्यक सामान लगता है पर्यटन के लिए वो सब एक गठरी में, एक छोटे छोटे गठरी में बांध के उनके कक्षा के सामने रख देते हैं. रखने के बाद गुरुजी उनको बताते हैं कि यहाँ जो सामान रखा है वो सबने एक एक गठरी कल सुबह उठानी है और जो शिष्य के पास आते समय सबसे कम सामान होगा या जिसकी गठरी खाली होगी उसी को मैं अपना अलौकिक ज्ञान दूंगा, अलौकिक विद्या दूंगा. तो जैसे ही सुबह होती है सब शिष्य दौड़ते हैं कि मुझे अब सबसे जो हल्का वाला है गठरी वो मिलनी चाहिए क्योंकि मुझे ही अलौकिक ज्ञान प्राप्त करना है. तो उनमें हड़बड़ मच जाती है और सब लोग सबसे छोटी वाली जो है उठाने की कोशिश करते हैं. उनमें से सबसे पीछे एक बहुत शांत सुशील ऐसा शिष्य है जो खड़ा रहता है. वो सबकी हड़बड़ी देखते रहता है. सबने उठाने के बाद जो सबसे भारी वाली गठरी रहती है वो उसके लिए बच जाती है. उसको उठा के वो चलने लगता है तो बाकी के शिष्य उसके ऊपर हंसते हैं कि देखो कैसा दुर्भाग्यपूर्ण इसका व्यवहार है कि अब देखो हम सबको अलौकिक विद्या मिल सकती है लेकिन इसकी इतनी भारी है कि ये खाली ही नहीं होगी और इसको अलौकिक विद्या नहीं मिलेंगी. जब एक झील आता है तो गुरुजी वहां पे सबको बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं और थोड़ा सा निहारी कर लेते हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं.
और वहां पे सबको बोलते हैं कि जिसके गठरी में निहारिका या खाने का सामान है वो निकालेंगे। वो जैसे वहां पे बैठते हैं तो जिसके पास सबसे भारी वाला गठरी थी, वहां पे सब खाने का सामान था, तो उसने वो निकाला, सबको खाने को दिया, और सबने वो खाने के बाद उसकी गठरी खाली हो गई। तो आते समय उसके पास कुछ भी नहीं था उसके गठरी में। गुरुजी उसके ऊपर देख तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा दृष्टा से देखते रहे, और जब वो वापिस आए तो उन्होंने अपनी अलौकिक विद्या उसको दे दी। तो हम लोग हमेशा हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जिम्मेदारी होती है, उससे भागते रहते हैं। लेकिन अगर हम जब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो जब बहुत जल्दी से खत्म भी हो जाती है। सो एक्सेप्ट द पेन, फ्यूचर विल बी फ्रूटफुल। सो डोंट फील द वर्क यू आर डूइंग इज पेन। ये जो आप वर्कशॉप में बैठे हैं तो ये पेन नहीं है, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज अ रीजन फॉर दैट पेन और वर्क। सो फेस द पेन, for the pain you face there will be definitely happiness ahead. So don't ask for a lighter load but pray God for a stronger back. ये हमारा ब्रीद वाक्य होना चाहिए. Don't take any shortcut in your life. So thank you very much. अब हम लोग रिसर्च डिजाइन के ऊपर जाते हैं. मैम हाँ बोलो. हाइपोथेसिस पे एक क्वेश्चन था. बोलिए. हाँ जी मैम, आपने जैसे एक बताया कि नल हाइपोथेसिस एक ही होना चाहिए. हाँ, उसका कारण भी मैंने बताया. हाँ मैम, बट मुझे ये पूछना है कि जैसे मेरे गाइड ने जो है वो मुझे सजेस्ट किया कि जो हर एक स्टेटमेंट है मेरा, लाइक माय सब्जेक्ट इज माय स्टडी इज ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल ऑन ऑफ MSCDCL एम्प्लॉयज. तो उसमें जैसे सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि हर स्टेटमेंट का एक नल हाइपोथेसिस और एक स्टेटमेंट, ऐसा वो फ्रेम करने के लिए बोला था. देखिए, जो स्टेटमेंट आपने किया है उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, और वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रेजेंटेशन में आएगा. यस और मैम. जो आपने नल बनाए हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आएंगे. ओके ओके ओके. हाँ, तो वो नल बनाया है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं करेंगे आप. अच्छा, ओके मैम. ठीक है, आप जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तब ही वो आएगा. ओके मैम, ओके ओके. ओके, बताइए. चलो ओके आगे जाएंगे. यस मैम. हाँ, आप अपना म्यूट कर दीजिए कि यस मैम. यस. चलो रिसर्च डिजाइन देखते हैं फास्ट. वहां पे मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग. Research design is a catalog of a various phase and facts relating to the formulation of research efforts. It is an arrangement of conditions for a collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. रिसर्च डिजाइन क्यों करना है हमको? क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे बचता तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट वाइज हमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि रिसर्च करना इजी नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगता है. तो अगर हमारा रिसर्च डिजाइन प्रॉपर है तो हमारा पैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग कम कर सकते हैं या उसमें बचत कर सकते हैं. सो नीड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या है? ड्रॉइंग एक्यूरेट कंक्लूजन्स, डेटा कलेक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, एंड क्रिएटिंग इंक्वायरी टेक्निक्स. जो हमारी इंक्वायरी टेक्निक्स रहेंगे, क्वेश्चनर डिजाइनिंग, ऑब्जर्वेशन या शेड्यूल, ये जो हमारे रहेंगे उसके लिए हमको रिसर्च डिजाइन करना जरूरी होता है. सो क्या है इसके एसेंशियल आइडियल रिसर्च डिजाइन के? स्कोप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिटरमाइनिंग टाइम लिमिट, कितने टाइम में हमको ये काम करना है. ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है. रिकॉर्डिंग सोर्सेस ऑफ डेटा, हमने डेटा कलेक्शन कैसे करना है. बेस ऑफ सैंपल सिलेक्शन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. जैसे रिसर्च प्रपोजल हम लोग देते हैं किसी संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमको एक एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए भी रिसर्च डिजाइन हेल्पफुल होता है. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे 4 टाइप के रिसर्च, इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज आएंगे, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप. अब आपका थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को चार्ट चाहिए कि आपको इस फोटोग्राफ फोटोग्राफ क्या दिख रहा है.
मॅडम पुन्हा एकदा Unmute विचारा. होके भी आप बोल सकते हो. आवाज ब्रेक होत होता. हा, या फोटोमध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? हे बाजार आहे, इथं खूप सारी मार्केट गर्दी झाली आहे, रश. म्हणजे भीड आहे. बाजाराची गर्दी, मार्केट रश और ज्यादा और क्या है? पॉपुलेशन दिख रहा है बहुत सारा. पॉपुलेशन और सो मच क्राउड. ओके ओके. एडवर्टाइजमेंट और हाँ, देखिए ये हमारा सीताबर्डी का मार्केट है, ठीक है. और सीताबर्डी के मार्केट में बाकी सब दुकानें बंद है और ये बाहर हॉकर्स बैठे हुए हैं. और हॉकर्स के पास जाकर हम लोग क्या करते हैं? हॉकर्स के पास जाकर हम लोग बार्गेनिंग, राइट, बार्गेनिंग करते हैं. तो बार्गेनिंग का इफेक्ट क्या होता है प्राइस पे? ये अगर हमारा रिसर्च स्टडी है तो a study carried out objectively to know or to find out the nature of event or incidents, the fact or reality of incidents, causes behind the incidents, effects of the incidents, and for this study which research structure is made by the researcher is called exploratory or formulative research design. उसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन कहेंगे. जो हम इंसिडेंट्स के पीछे क्या कॉजेस है उसको हम लोग यहाँ पे अगर सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मुलेटिव रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना है. सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है उसको जैसे मिल रही है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन ऐसे कह सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने खुद ने किया हुआ रिसर्च है. यहाँ पे ये जो बार्गेनिंग हमने देखा तो उससे 25% इफेक्ट होता है. जो ये बंद दुकानें हैं, दुकानों के अंदर जो माल वो या सेलिंग करते हैं उनके प्रॉफिट पे 25% इफेक्ट होता है इनके बार्गेनिंग का. क्योंकि बाहर बैठे हुए लोगों से बार्गेनिंग करने की इतनी आदत हो जाती है हमारे कंज्यूमर्स को कि वो दुकान में जाने के बाद भी वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं. और बहुत बार ऐसे हो चुका है कि दुकानदारों को बाहर हॉकर्स के साथ बैठ के अपना माल वहां पे बेचना पड़ता है. तो ये हॉकर्स का इफेक्ट है मार्केट पे. इसलिए ये स्टडी वहां पे एक्सप्लोर की गई, एक्सप्लोरेटरी स्टडी की गई कि सिर्फ हमने देखा कि बार्गेनिंग का इफेक्ट क्या होता है. तो बहुत बार इसमें कभी हाइपोथेसिस होता भी है, कभी नहीं होता है. रिलेवेंट लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, खुद जाके एक्सपीरियंस करना पड़ता है और खुद की एक इंसाइट होती है हमारी रिसर्चर की, वो भी उसको हमको देखना पड़ता है. सो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इवोल्यूशन ऑफ हाइपोथेसिस इन रिगार्डिंग टू द रिलेवेंट ट्रेंड, make attraction of researchers towards important social problems, give support to hypothesis in unknown area, help to research work and bring confidence in the researcher, support to develop scientific research. अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? चार्ट. रेनबो और hill हिल and ground. हाँ, इसको कोई डिस्क्राइब कर सकता है एक दो वर्ड में? नेचर नुकताच पाऊस पडून गेलेला आहे डोंगरावरती, सुंदर सुंदर दवबिंदू जमलेले आहेत. त्याच्यानंतर सूर्यप्रकाशाच्या किरणांनी इंद्रधनुष्य फुलले आहे वगैरे वगैरे. असं जेव्हा डिस्क्रिप्शन आपण करू, व्हेन description of a problem is made on the basis of real data is called a descriptive research design. समझ में आ गया? डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन. बालकवींची कविता एक आपल्याला माहितीये, श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरून ऊन पडे. माहितीये का? वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधिले नभो मंडपी कुळिंबासे. इस इंद्रधनुष को उसने नभो मंडल का एक मंगल तोरण वहां पे बना दिया है. तो देखिए ये आइडियाज है, ये उसका डिस्क्रिप्शन की एक क्या बोलते हैं ताकत है कि आपको जो एक रियल डेटा दिख रहा है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो ये
बहुत बार हमारे आर्ट्स में, हमारे साहित्य में होता है, लेकिन आजकल हमारे कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी और साइंटिफिक रिसर्च में भी ये हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन वहाँ पे लेते हैं लोग। जो डेटा हमको मिलता है उसका एक डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख के देते हैं। उसके रिसर्च टेक्निक्स क्या होते हैं? इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, उसकी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, ऑब्जेक्टिविटी, एक बैलेंस अप्रोच होता है और इकोनॉमी होता है। बहुत चीपली, बहुत सस्ते में हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वहां पे कर सकते हैं। तो उसमें क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन होना चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा होना चाहिए और रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके ऑब्जेक्टिव है, एक सोशल प्रॉब्लम को हम लोग लेंगे या साइंटिफिक मैनर में उसको हम लोग सोशल इवेंट को प्रेजेंट करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे और प्री स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम को थोड़ा सा जान लेंगे और नॉट गिविंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम को जानेंगे लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं देंगे, हम लोग उसको सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारे जो रिपोर्टर्स करते हैं, न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स, वो जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं देते, वो सिर्फ उसको एक डिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसका स्पष्टीकरण देके छोड़ देते हैं, न्यूज देके छोड़ देते हैं। तो जो सोल्यूशन नहीं देता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होता है। अब देखिए इसमें क्या है, समझ में आ रहा है सबके डिजाइन? यस मैम। हाँ, इसमें Yes, क्या है, ma'am. एक जो बंदा है वो लक्ष्य साधे हुए है और वो बाकी बाजू उसकी परिस्थिति कैसी भी है, बाकी हम लोग देख रहे हैं कि आग है बाजू में बहुत ज्यादा भी, ये ऐसा एकदम साइलेंट वाला नहीं है, वहां पे एनवायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो डटे हैं और अपना काम कर रहा है। फाइटर, यस फाइटर है। तो इफ ही रिसर्चर ट्राइज टू नो द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, ऑन इट इज कॉल्ड अ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। इन दिस स्टडी कॉजेस आर फाइंड आउट साइंटिफिकली एंड सोल्यूशंस आर आल्सो बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी, इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। हम उसका प्रॉब्लम भी देख रहे हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन देने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसको डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कहते हैं। उसमें सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए और साइंटिफिक मेथड यूज करने के लिए, उसके ऊपर रेमेडी देने के लिए ये डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक कोई तो भी बंदा बैठा हुआ है और उसके ऊपर बाकी सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। So, in a controlled situation, with the help of observations and supervision, systematic and organized study of social incidents is called experimental research design. एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि उसके ऊपर आवाज का क्या परिणाम, बॉस को सब जाके बताते हैं अपने प्रॉब्लम्स और वो बॉस चिढ़ जाता है, कभी कभी वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी कहेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, कंट्रोल्ड ग्रुप होना जरूरी है, उसके वेरिएबल्स जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसके वेरिएबल्स हमने डिफाइन करने जरूरी है। एक डेफिनेट पीरियड, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम पीरियड में चल रहा है, एक पीरियड हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से है उसको हमको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे और जो एविडेंस है इंटर रिलेशंस बिटवीन फीचर्स एंड वेरिएबल्स उसको भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो टाइप्स क्या है, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल, आफ्टर एंड और बिफोर मेजरमेंट मेथड्स, एक्सपो फैक्टो मेथड्स जो है वहां पे 3 टाइप के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा इस पे ये नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छा सेशन होता है रिसर्च डिजाइन का। सो व्हाई आर यू बरिंग यूर ड्राइविंग लाइसेंस, एक सरदार दूसरे सरदार को पूछ रहा है, तो दूसरे सरदार यहाँ पे दे रहा है इट इज एक्सपायर्ड, बोल रहा है कि ये मर गया है तो मैं इसको बरीड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोनों सरदार है, दोनों सरदार एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं। दूसरे इसमें एक सरदार जो है वो मालिक है वो होटल का और वो कस्टमर से बात कर रहा है, कस्टमर उसको पूछ रहा है व्हाट इज दिस। सो सरदार वहां पे बता रहा है कि मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट मॉर्निंग बिकम्स टाइट। तो दूसरे इसमें भी हमको लग रहा है कि सरदार जो है कुछ उटपटांग बात कर रहा है। तीसरे इसमें देखिए वो खुद कंज्यूमर है और वो किसी दुकान में गया है, कर्टन शॉप में गया है और वहां पे उसको कर्टन लेना है, तो वो पूछ रहा है कि कैन आई हैव कर्टन फॉर माय कंप्यूटर, आई बॉट विंडो फॉर माय कंप्यूटर।
सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक सरदार जो है वो किसी भी सिचुएशन में थोड़ी सी उटपटांग बातें करता है। सॉरी, अगर हमारे ग्रुप में कोई सरदार होगा तो इट इज जस्ट फॉर अ फन, या आपको समझ में आएगा इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिया है। तो ऐसे अगर सिचुएशन में एक किसी एविडेंस को लेकर हम लोग अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे वहां पे बर्ताव कर रहा है, इसकी अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको पैनल स्टडी कहते हैं। So determination the causes and effects of two incidents and relation between them, a study is made for a long period is called panel study. In this method, study was made the same group or samples infrequently and for a long period. तो यूज ऑफ पैनल स्टडी कहाँ होता है? मिलिट्री में, फैक्ट्रीज में, स्कूल एंड कॉलेजेस में हम लोग इंटरनल असेसमेंट के लिए भी करते हैं। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को और फिर हम इंटरनल असेसमेंट देते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए होता है। सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्विस के लिए होता है और मार्केट्स में डिमांड इलास्टिसिटी के जो है उसकी स्टडी करने के लिए पैनल स्टडी होता है। सो उसके मेरिट्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शंस, रिलायबिलिटी, कलेक्शन ऑफ अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन ऑफ इसेंशियल इंफॉर्मेशन। सो ये एलिमेंट्स है आपके रिसर्च जो आप प्रेजेंट करेंगे उसमें होना चाहिए। टॉपिक ऑफ द रिसर्च, नेचर ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल कंटेंट्स ऑफ द स्टडी, concepts and hypothesis, selection of samples, methods of data collection, analysis of data, survey periods and limitations. सैम्पलिंग के बारे में हो गया है शायद ना आपका? प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी? यस मैम। तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। सिर्फ मैं एक आपको स्ट्रेस फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज बताती हूँ। सो गो टू गूगल बाबा, आपके सबके पास है, हमारे सबके बाबा, तो उनके पास जाइए, सर्च सैंपल साइज टेबल, वहां पे टाइप करिए सर्च में सैंपल साइज टेबल, आपको टेबल मिलेगा। सिलेक्ट योर सैंपल साइज एज पर योर पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए थोड़ा आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। ये एक टेबल उसमें आएगा, अगर आप सर्च करेंगे तो एक टेबल आएगा, उसमें देखिए पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है 95% पे और 99% पे, मार्जिन ऑफ एरर दिया है 5%, 3.5%, 2.5%, 1%। जो भी आपका मार्जिन ऑफ एरर आप लेना चाहेंगे और जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसके मुताबिक आपके पॉपुलेशन साइज के लिए यहाँ पे एक सैंपल साइज दिया हुआ है। तो अगर आप 95% पे 5% एरर पे करते हैं तो अबाउ 75,000 या अबाउ 1 लाख आपका सैंपल साइज ये 384 होना चाहिए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग 1000 लेते हैं, बहुत सारे लोग 1500 लेते हैं, या बहुत कम लेते हैं 500 ले लेते हैं, या फिर 100 ही ले लेते हैं। तो ऐसा मत करिए, आपका पॉपुलेशन देखिए, उसके साइज हिसाब से आपको ये बहुत इजीली ये अवेलेबल है। और इसका आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, उसको आप कॉपी कर दीजिए, आपके अनेक्स्चर में डाल दीजिए और बता दीजिए कि ये सैंपल टेबल्स के हिसाब से हमने हमारा सैंपलिंग किया है। कोई भी आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इजी एंड थैंक यू वेरी मच। अब कोई क्वेश्चन आपको होंगे तो आप पूछिए। अब कोई क्वेश्चन होगे तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है क्या? थोड़ा फास्ट हो गया। फास्ट हो गया। लेकिन समझ में आ गया कि नहीं? यस। वो आपके टाइम के हिसाब से जल्दी होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैडम ने टाइमिंग भी बहुत कम डाल दी है ना उसमें। प्रीति मैडम? येस मॅडम. हा, तर यांना काही क्वेश्चन असतील तर विचारू देऊ अजून आपण। मला वाटतं तुमचं अजून फक्त 15 मिनिटाचं उरलंय का? नाही, आता झालंय मॅडम सगळं, म्हणजे आता तुमचं लास्ट सेशन आहे. अच्छा. कोणाला काही विचारायचं असेल प्रेझेंटेशनच्या बाबतीत विचारायचं? खूप फास्ट झालं मला असं वाटतं, पण ते तेवढा पोर्शन नसता झाला मग. मॅडम तुमच्या सेमिनार मध्ये आपल्याला एक्सपेक्टेड काय आहे ते थोडंसं त्यांना सांगून द्या.
हाँ, कॉमर्स इकोनॉमिक्स आणि मॅनेजमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो ध्यान से सुने, क्योंकि कॉमर्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत हमको प्रिसाइजली करना पड़ता है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, देखिए आप जब प्रेजेंटेशन करेंगे वहां पे आपके जो वैल्यूअर्स रहते हैं, फाइनल वाइवा जब आपका होता है तो जो आपके वैल्यूअर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है। और कॉमर्स में जो हमारे टॉपिक्स है वो उसके जो इंट्रोडक्शन है ना वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा हम लोग बाईपास करेंगे और वो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक को लेके ही हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये टॉपिक हमने क्यों लिया है, ये टॉपिक का रिलेवेंस क्या है, ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, और ये टॉपिक हम किस तरह से उसका एक जो रिसर्च जो हमारी प्रोसेस है हम लोग कैसे करेंगे। दूसरे स्लाइड में एक ही स्लाइड उसकी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 स्लाइड्स इंट्रोडक्शन की, अगर बहुत लंबा सब्जेक्ट है तो। आप लोग जैसे अगर मोबाइल ऐप के बारे में या मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताते हैं तो आपके डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग और फिर उसको लंबा खींचते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने मोबाइल बैंकिंग का टॉपिक क्यों लिया है, इसका रिलेवेंस क्या है और उसकी आज की आवश्यकता क्या है, यही अगर आप बताएंगे तो ही वो इंट्रोडक्शन या प्रीएम्बल में बहुत एक सबके लिए फायदेमंद होगा। दूसरी आपकी स्लाइड बनेंगी लिटरेचर रिव्यू की, जिसमें आप जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें से क्या गैप आपने ढूंढ के निकाली है वो देखना या वो देना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैंने ये पढ़ा है और उसको आप दे रहे लंबा के लंबा, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। एक वहां पे चार्ट बना दीजिए। चार्ट में पहले चार्ट में आप उसका पूरा जो कहाँ से लिया है कि उसका रिसर्च टाइटल जो है या बुक का टाइटल है वो दे दीजिए, ऑथर कौन है, कौन सी ईयर में हुआ है, कौन से जर्नल में हुआ है वो डाल दीजिए। उसमें उसने कंक्लूजन क्या निकाले हैं वो 1-2 जो सेंटेंस है उसमें डाल दीजिए। और आपका जो रिसर्च गैप है जो उसने यानी अगर XYZ ने जो रिसर्च किया है उसका रिसर्च और आप जो रिसर्च कर रहे हैं आपका रिसर्च, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको रिसर्च गैप कहते हैं और वो रिसर्च गैप आपको बतानी है। सिर्फ उसमें से जो 5 आपको अच्छे लगते हैं जो आपको स्पेसिफाई करने हैं वो 5 को ही आप हाईलाइट करिए प्रेजेंटेशन में और बताइए कि ऐसे मैंने 30 करे हैं, 40 करे हैं, कितने आपने करे हैं, उसका सिर्फ एक वहां पे एक जो क्वांट है या जो संख्या है वो डाल दीजिए कि मैंने इतने सारे रिसर्च के लिटरेचर रिव्यू किए हैं, लेकिन ये 5 मुझे मेन लगे जिसका मुझे एनालिसिस करना अच्छा लगा या बताना जरूरी लगा। ठीक है। फिर तीसरे स्लाइड में आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी आएंगे। वहां पे आपको सैंपल साइज दिखा देना है, सैंपल का पूरा वहां पे अगर आपका पॉपुलेशन आपको पता है, पॉपुलेशन, सैंपल साइज, सैंपल फ्रेमिंग, सैंपल का अगर स्ट्रेटिफाइड है तो उसका स्ट्रेटा आपने कैसे डिवाइड किया है, अगर आपका परसेंटेज से है तो परसेंटेज कैसे लिए है वो भी वहां पे आपको देने पड़ेंगे। फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस की एक स्लाइड बनेंगे और चौथे इसमें आप वहां पे डेटा कलेक्शन मेथड्स बताएंगे। अगर क्वेश्चनर डिजाइनिंग है तो क्वेश्चनर डिजाइन कैसे करने वाले हैं, शेड्यूलिंग कैसे करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन आप कैसे किस मेथड से करेंगे, या इंटरव्यू लेने हैं तो आप इंटरव्यू कैसे लेंगे, उसका एक डिटेल में आपको देना जरूरी है। ये 5 स्लाइड्स आपके हो गए। 6वें स्लाइड में अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है तो एनालिसिस का 2 या 3 स्लाइड में आप एनालिसिस बताएंगे अगर आपका डेटा कलेक्शन हो गया है तो। अगर आपका डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है तो आप एनालिसिस कैसे करने वाले हो ये आपको बताना है। आप कंक्लूजन कैसे निकालने हो ये आपको बताना है। अगर आपका सबमिशन लेवल है तो आपका कंक्लूजन निकल गया होगा तो कंक्लूजन्स आपको वहां पे देने हैं और वो कंक्लूजन्स एक छोटे इसमें जैसे बहुत बड़ा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस में बना के उसको आपको देना है। आखिरी में आपके रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी देना है। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है ये आपको हिरवाड़ी मैडम ने बताया हुआ है, तो वो भी आपको रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी अलग अलग देनी है और वो आप वहां पे देंगे। तो इतने एक 10 या 12 स्लाइड्स उसमें एक्सपेक्टेड है।
जो 10 मिनट्स में वहां पे आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जब आप प्री पीएचडी सबमिशन वाइवा करेंगे तो आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, और जब आप फाइनल वाइवा करते हैं तो आपको 25 मिनट्स मिलते हैं। तो इसी में आपको थोड़ा सा एक दो स्लाइड बना के अगर आप डालते हैं, तो आज अगर आप बनाते हैं आपके प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए जो प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे, वो ही आपको आगे जाके एक गाइडलाइन बन जाएगा बाकी सब प्रेजेंटेशन के लिए। तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करिए। मैंने अभी बोला कि जिम्मेदारी आज उठाएंगे तो कल जाके आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। तो थोड़ा सा अच्छा काम करिए, और प्रेजेंटेशन में हम लोग मिलेंगे। मैं तब देखूंगी कि आपने ये इनकॉर्पोरेट किया हुआ है या नहीं है, क्योंकि प्रीति मैडम बहुत ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स ले रही है, तो उनके एफर्ट्स को थोड़ा सा आपकी तरफ से भी एक रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। काही विचारायचं असेल तर विचारून घ्या फ्रेंड्स आताच, मग तुमचे करेक्शन्स असतील तर प्रॉब्लेम नको यायला. मॅम रिसर्च बोला. गॅप जी तुम्ही सांगितली तर प्रत्येक लिटरेचर रिव्ह्यू सोबत रिसर्च गॅप द्यायची की पूर्ण द्यायची. जेव्हा तुम्ही तुमचा थेसिस तुम्ही जेव्हा लिहाल तेव्हा प्रत्येक रिसर्च पेपर जर तुम्ही घेतला असेल तर रिसर्च पेपर मधली बुक घेतलं असेल तर बुक मधलं असं ते मॅटर जे तुम्ही घेता ना एक पॅरेग्राफ त्याच्यामधला, तर त्यांनी काय सांगितलं आहे, त्यांचं हायपोथेसिस काय होतं, त्यांनी कसं प्रूव्ह केलं आहे आणि तुम्ही काय करणार आहात, ही गॅप द्यायलाच पाहिजे. तरच त्याला लिटरेचर रिव्ह्यू असं म्हणतात सायंटिफिकली. ठीक आहे, आणि इथे प्रेझेंटेशन मध्ये वाचच द्या. जेव्हा तुम्ही तुमचा थेसिस लिहाल, आता थेसिसच्या मध्ये पण सांगते, जसं तुमचं इंट्रोडक्शन हे 20 ते 25 पेजेसचं व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये मी आता तुम्हाला सांगितलं नीड ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च, म्हणजे तुम्ही जे रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह घेणार आहे ते नाही, तुम्ही हा रिसर्च का करता है याचं तुम्हाला कारण द्यायचं आहे. देन नीड ऑफ रिसर्च, देन रैशनल ऑफ रिसर्च और इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च, वो वहां पे देना है कि ये टॉपिक आपने क्यों लिया है, उसका आपका रिलेवेंस क्या है आज के डेट में, और इसका सोशल एक बेनिफिट क्या होने वाला है. 20 to 25 पेजेस में आपको देना है. देन लिटरेचर रिव्यू 30 to 40 पेजेस में आपको देना है. उसमें सब रिसर्च की गैप, हर एक रिसर्च की गैप देना जरूरी है. तो आपका उसमें रिमार्क करके आप लिखेंगे ऊपर पूरा वो रिसर्च का जो जिसका भी आप रिव्यू कर रहे हैं उसके पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद नीचे रिमार्क ऑफ द रिसर्चर करके आपने उसमें लिखना है. ठीक है, और तीसरे चैप्टर में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं वहां पे लोग डेफिनेशन लिख डालते हैं कि व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज डेटा कलेक्शन, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा. वो नहीं लिखना है. वो आपने लिखना है कि हमने ये प्राइमरी डेटा क्यों लिया है, ये टेक्निक क्यों ली है, हमने सेकेंडरी डेटा कहाँ से लिया है, आपने जो लिया है वो डालिए. वहां पे पूरे नंबर डालते बैठिए कि जर्नल्स भी लिए हैं, बुक्स भी लिए हैं, ऑनलाइन भी किया है, क्या क्या किया है, लेकिन आपने जो जो लिया है वो जहां जहां से लिया है वो वहां पे डाल दीजिए. ठीक है, 5वें में जो है आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट जो होगा उसके थोड़ा से एलिमेंट्री जो टॉपिक आपने ढूंढ के निकाले हैं वो डालेंगे, और 6 चैप्टर में एनालिसिस आएगा, 7 चैप्टर में कंक्लूजन और सजेशंस आएंगे. बस आपका रिसर्च कंप्लीट होना चाहिए. 200 या 250 पेजेस में आपका पूरा रिसर्च हो जाता है. उससे ज्यादा अगर होगा तो वो बल्कि होगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं. और डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन में दिया हुआ है. अभी आप 2 साइड, पहले तो एक साइड है पेज के करने थे, अभी 2 साइड आप पूरा उसका टाइपिंग कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो. वो भी आप एक बार वो पूरा नया वाला जो आया है डायरेक्शन 2016 का आपके लिए है, वो आप देख लेना एक बार. और कुछ मॅम क्वेश्चन डेटा कलेक्शन झालेलं आहे म्हणून अनालिसिस तर आपण त्याच्यामध्ये सॅम्पल म्हणून स्लाइड्स मध्ये क्वेश्चनरचे सॅम्पल्स टाकू शकतो का? तुम्ही काय सॅम्पलिंग केलेलं आहे तेच टाकायचं. क्वेश्चनरचं सॅम्पलिंग तुमचं वेगळं पण असू शकतं बरेचदा, कारण तुम्ही जे सॅम्पलिंग केलेलं आहे त्याच्यापेक्षा बरेचदा कमी तुम्हाला डेटा मिळतो किंवा कधी कधी जास्त पण मिळतो. तर जर कमी डेटा मिळाला असेल तर त्याचं तुम्हाला द्यावं लागेल कारण की मला डेटा का बरं कमी मिळाला. म्हणजे सॅम्पल साईज समजा तुम्ही 300 घेतलाय पण तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये फक्त 200च मिळाले, 100 तुमचं सॅम्पल कमी झालं म्हणजे हे कमी मिळाले तुम्हाला, तर तुम्हाला मग तो सॅम्पल साईज म्हणजे सॅम्पल पेक्षा कमी क्वेश्चनर्स का मिळाले
असं तुम्हाला ते द्यावं लागतं. पण ते आता इथे द्यायची गरज नाही. मग जेव्हा तुम्ही फायनल राईटअप कराल, कारण आपलं टाइम लिमिट संपायला आलेला असतो आणि आपल्याला क्वेश्चन थ्रू मग सॅम्पलिंग तेवढं मिळत नाही, म्हणजे क्वेश्चन तेवढ्या भरून मिळत नाहीत. तर मग लिमिटेशन ऑफ टाइम लिमिट मुळे पण आम्ही हा आता वाइंड अप केलेला आहे आणि आम्ही फर्दर स्टडी करू असं आपल्याला लिहून द्यावं लागतं एक डिक्लेरेशन. ओके मॅम. अजून तो एक संशोधन नावाचं आमचं जर्नल निघतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यांना कोणाला रिसर्च पेपर पब्लिश करायचे असतील त्यांनी शनिवारपर्यंत म्हणजे या नेक्स्ट सॅटर्डे पर्यंत तुम्ही देऊ शकता. त्याच्यानंतर मात्र ते 15 एप्रिल पर्यंत पब्लिश होणार आहे. त्याच्यामुळे एक ते ISSN पीयर रिव्ह्यूड जर्नल आहे. तर ज्यांना कोणाला पेपर पाठवायचा असेल, जिसको भी पेपर भेजना है वो एक 8 दिन में हमको दे सकते हो. वहां पे आपको विथ प्लॅगरिझम रिपोर्ट वो देना पडेगा. ठीक आहे. तुम्हाला प्लॅगरिझम रिपोर्ट पण करणं आवश्यक आहे. त्याची मेथड पण मला वाटतं हिरवाडे मॅडमनी सांगितली असेल कशी करायची आहे ती. जर तुमचं रिसर्च आता सबमिशन लेवलला आलं असेल तर आपल्या युनिव्हर्सिटीच्या लायब्ररीमध्ये कॅम्पसला जी लायब्ररी आहे तिथे वीणा प्रकाशे मॅडम आहेत, त्यांच्याकडे जाऊन तुम्हाला प्लॅगरिझम चेकिंग करून घ्यावं लागेल. मॅम तुमचा मोबाईल नंबर देऊन द्याल मॅम, समोर काही काम पडलं तर हो विचारायला. हो मॅडम जवळ आहे, तर ती मॅडमकडनं घेऊ शकता तुम्ही. मॅडम मी ग्रुपवर शेअर केला तर चालेल ना? हो 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 नक्की. ओके. सो फ्रेंड्स, आय होप तुमच्या सगळ्या क्वेरीज आटोपल्या असतील आणि हा रिसर्च असा फील्ड आहे की ते कधी संपणारच नाही आहे. नवीन नवीन आज तुम्ही काही बघाल प्रेझेंटेशन मध्ये अजून काहीतरी डाऊट्स निघतील, तर स्टील इट्स अ प्रोसेस. सो यू शुड follow all the instructions and inputs given by the madam and other resource persons as well. So all the best for your future endeavor as well as for your upcoming seminars. And from all the participants, I thanks Dr. Medha Kanetkar madam once again की त्यांनी इतका व्हॅल्युएबल टाइम देऊन हे सगळे इम्पॉर्टंट ज्या गोष्टी होत्या त्या शेअर केल्या पार्टिसिपंट सोबत. आता आपण परत मॅडम भेटूया बुधवारी सेमिनारसाठी. येस येस. ओके मॅडम, सेमिनारला वेडनेसडेला मॉर्निंगचं चालेल ना तुम्हाला 10:30 ते 1:30? हो हो चालेल, काय प्रॉब्लेम. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशंट लिसनिंग. थँक्यू. बाय. बाय मैम, बाय. सो फ्रेंड्स, Thank you, नाउ आई ma'am. एम एंडिंग द मीटिंग. सी यू टुमारो. कल देखिए कल का कैसे रहेगा. अभी अपना पूरा थियोरटिकल पार्ट हो गया है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बचा है. जो 6 लेक्चर्स अपने टीनू अग्रवाल मैडम कंडक्ट करेंगे मंडे और ट्यूसडे. कल और परसों मॉर्निंग के सेशंस टीनू अग्रवाल मैडम के रहेंगे ऑन स्टैटिस्टिक, डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड देयर मेथड्स. और आफ्टरनून में पूरे सेमिनार्स रहेंगे. ठीक है, तो कल मिलेंगे अपन 10:15 बजे. बाकी सेमिनार्स वाले लोग प्रिपेयर रहना. कल दोपहर में पूरा इंटरडिसिप्लिनरी वाला सेक्शन है अपना एंड शाम को इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स का है. फाइन. ओके मॅम. Okay, so see you tomorrow. Take rest. Goodbye. Tata. ओके मॅडम. Bye. ओके मॅडम. थँक्यू. Okay, bye, madam. Bye. Thank you, madam.